नमस्कार दोस्तों, आरकेवाईपी क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, जो हमारी राजस्थान क्लास संस्कृत की जो क्लास चल रही थी उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था साहित्य और साहित्यकार। तो हमने जो साहित्य और साहित्यकार स्टार्ट कर रखा था उसमें हमने जो क्लासें पढ़ी तो उनमें हमने जो साहित्यकार देखा। तो आज जो हमारी जो लास्ट क्लास है, क्लास साहित्य और साहित्यकार को लेकर हमारी आज लास्ट क्लास होगी। उसमें हम जो कंप्लीट साहित्यकार है उनको देखेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे और कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से पुरस्कार उनको मिले उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो आज हम जो ये साहित्यकार का हमारा टॉपिक चल रहा है इसको हम कंप्लीट करेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम राजस्थान के मंदिर जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान में जो साहित्य और साहित्यकार है तो उनमें के अनुभव हम कौन कौन से साहित्यकार देख चुके थे, कौन से साहित्यकार हम देखने वाले हैं। तो जो हमारे साहित्यकार हमने देखा जो लास्ट क्लास में, वो देखा था हमने कौन सा, श्री लाल नथमल जोशी। श्री लाल नथमल जोशी हमने देखा। अब उसके बाद हम देखेंगे कौन सा साहित्यकार हुआ हमारा, तो वो हुआ हमारा चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली हमारा जो साहित्यकार है उसके बारे में हम देखेंगे, चंद्र सिंह बिरकाली के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है राजस्थान कला संस्कृति में साहित्य और साहित्यकार। साहित्य और साहित्यकार। साहित्यकार ये हमारा टॉपिक चल रहा है। दोस्तों, जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो राजस्थान के आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो पीएसआई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो टॉपिक है उसको गहराई में उतरकर पूरी डिटेल से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं, जो क्वेश्चन आने की संभावना है उनको भी ध्यान में रखते हुए हम चल रहे हैं। दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा, जितना हो सके उतना गहराई से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये टेंशन मत करो कि सर आप बेस्ट लेवल से पढ़ा रहे हो, आप नॉर्मल पढ़ा रहे हो, आप सामान्य पढ़ा रहे हो, आप इतना गहराई में नहीं जा रहे हो। तो आप भी देख सकते हो, मैं जो भी साहित्यकार है उनकी एक रचना नहीं बता रहा आपको, कंप्लीट उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। उनको पुरस्कार कौन कौन से मिले उनके बारे में बता रहा हूँ। तो आप इस बात की टेंशन मत करो कि कितना गहराई से पढ़ा रहे हो। मैं जितना हो सके उतना गहराई से आपको लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए, साथ के साथ बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको इसका फायदा मिल रहा है। तो आप भी अपने नोट्स साथ के साथ बढ़ाते रहो और उसका साथ के साथ ही रिवीजन करते रहो। हम बाद में एमसीक्यू भी देखेंगे, हम देखते भी चल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ बीच में कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रकार मैं आपका ये कंप्लीट टॉपिक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। राजस्थान कला संस्कृति का पूरा कंप्लीट सिलेबस में करवाऊंगा आपको। उसके बाद हम राजस्थान की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री भी हम कंप्लीट करवाएंगे। जो राजस्थान के राजवंश है उनको देखेंगे, मध्यकालीन राजस्थान देखेंगे और जो आधुनिक राजस्थान है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उनसे क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं, कौन क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी कंप्लीट रूप से हमें देखने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा साहित्यकार है, आज हम जो क्लास में स्टार्ट करेंगे तो हमारे जो साहित्यकार होगा वो होगा चंद्र सिंह बिरकाली। साहित्यकार कौन सा है? चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली। इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है नौहर हनुमानगढ़ से। कहां से? नौहर हनुमानगढ़ से। नौहर हनुमानगढ़ से इनका संबंध नौहर हनुमानगढ़ से। अब इनके बारे में क्या क्या दिया गया है? तो इन जो चंद्र सिंह बिरकाली है इनके बारे में कहा गया है कि जो चंद्र सिंह बिरकाली है इन्होंने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया है। इन्होंने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया, किसमें? अपनी रचनाओं में। चंद्र सिंह बिरकाली ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया। चंद्र सिंह बिरकाली ने अपनी रचनाओं में अपनी रचनाओं में प्रकृति का
का सुंदरतम चित्रण किया। चित्रण किया। सुंदरतम चित्रण किया किसने? चंद्र सिंह बिरकाली ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का सुंदरतम चित्रण किया। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो जो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं इनकी, चंद्र सिंह बिरकाली की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बादली। कौन सी है? बादली। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बादली। सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बादली। बादली में जो राजस्थान के बलदेव प्रसाद, जो राजस्थान का बलदेव प्रसाद पुरस्कार मिला, वो किस रचना के लिए मिला इनको? तो मिला बादली के लिए। तो यानी इस जो बादली ये रचना है, इस रचना के लिए चंद्र सिंह बिरकाली को राजस्थान का बलदेव पुरस्कार प्राप्त हुआ। बलदेव पुरस्कार मिला, यानी बलदेव प्रसाद पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? बलदेव प्रसाद पुरस्कार। इस रचना के लिए बलदेव प्रसाद पुरस्कार, बलदेव प्रसाद पुरस्कार मिला। किसे? चंद्र सिंह बिरकाली को बलदेव पुरस्कार मिला। एक मिनट। तो चंद्र सिंह बिरकाली को बादली रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? बलदेव प्रसाद पुरस्कार मिला। ये जो रचना है बादली, इसे आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य रचना भी कहा जाता है। बादली को आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य रचना भी कहा जाता है। इसे आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य रचना भी कहा जाता है। इसे आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य रचना भी कहा जाता है। किसे? कौन सी रचना को? बादली को। बादली रचना है वो किसके द्वारा की गई? तो वो चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा की गई। तो ये तक जो बादली रचना है, इसे आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य रचना भी कहा जाता है। और जो कालिदास की रचना है मेघदूत, कालिदास की रचना है मेघदूत, उससे तुलना की गई है किसकी? बादली रचना की। कालिदास की रचना मेघदूत से इसकी तुलना की गई है। इसकी तुलना कालिदास की रचना मेघदूत से की गई है। यानी जो कालिदास की रचना है मेघदूत, उससे इसकी रचना की गई है। किसकी? बादली की रचना की गई है। बादली की रचना की गई है। तो ये बादली रचना है, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है कालिदास इसकी चंद्र सिंह बिरकाली की, तो उसके बारे में बताया गया कि सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वह है बादली। और अन्य रचना कौन सी है इनकी? तो उनके बारे में देख लेते हैं। और अन्य रचना कौन सी है इनकी? तो और देख लेते हैं। तो वह है बसंत, सांझ। अन्य रचना, अन्य रचना कौन सी है? बसंत, सांझ, बसंत, सांझ, काजरिकोर, उड़िक पुराण, काजरिकोर,
कालजेरी कौर, उड़िक पुराण, कौन कौन सी है? बसंत सांझ, कालजेरी कौर, उड़िक पुराण, कै मुकरणी, लू और डफर। कै मुकरणी, लू, कै मुकरणी, लू और डफर। तो ये चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। कौन कौन सी? बसंत सांझ, कालजेरी कौर, उड़िक पुराण, कै मुकरणी, लू और डफर, और एक बादली। तो सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बादली है। कौन सी है? बादली है। और अन्य रचना कौन सी है? तो बसंत सांझ, कालजेरी कौर, उड़िक पुराण और कै मुकरणी इनकी अन्य रचना है। उड़िक पुराण को 2004 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। मतलब जो उड़िक पुराण ये रचना है इनकी, इस रचना के लिए चंद्र सिंह बिरकाली को 2004 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। कौन सी रचना के लिए? उड़िक पुराण के लिए 2004 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। दिया गया कौन सी रचना के लिए? उड़िक पुराण के लिए। तो ये थे चंद्र सिंह बिरकाली। ये थे चंद्र सिंह बिरकाली। कहां से संबंधित थे? तो नौहर हनुमानगढ़ से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे? नौहर हनुमानगढ़ से संबंधित थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति का सुंदरतम वर्णन किया गया। किनकी रचनाओं में? चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाओं में प्रकृति का सुंदरतम वर्णन किया गया। और इनकी रचनाएं बादली। सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? बादली। बादली जो रचना है, इसमें इस रचना के लिए बलदेव पुरस्कार भी इनको दिया गया। बलदेव प्रसाद पुरस्कार इसको दिया गया। किनको? चंद्र सिंह बिरकाली को दिया गया। आधुनिक राजस्थान की ये क्या है? ये प्रथम काव्य है। आधुनिक राजस्थान का ये प्रथम काव्य रचना है। कौन सी? बादली। और बादली जो इसकी तुलना किससे की गई है? तो बादली की तुलना कालिदास की जो रचना है मेघदूत, उससे की गई है। बाकी अन्य रचना कौन कौन सी चंद्र सिंह बिरकाली की? तो बसंत है, सांझ है, कालजेरी कौर है, उड़िक पुराण है, कै मुकरणी है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार सॉरी कै मुकरणी है, लू है और डफर है। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। उड़िक पुराण के लिए 2004 में इनको क्या दिया गया? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। तो ये इनकी रचनाएं थी। किनकी? चंद्र सिंह बिरकाली की। किनकी रचनाएं थी? चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं। एक मिनट रुकिए आप, प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। तो ये चंद्र सिंह बिरकाली की प्रमुख रचनाएं थी। कौन सी? तो बसंत साज, कालजेरी कौर, उड़िक पुराण। उड़िक पुराण के लिए 2004 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। कै मुकरणी और लू। अब देखते हैं जो सीताराम लालस है, साहित्यकार जो अगले साहित्यकार हो कौन से? तो वह सीताराम लालस। हमने देखा चंद्र सिंह बिरकाली जिनकी रचनाएं हमने देखी। अब देखते हैं जो नेक्स्ट साहित्यकार है वो है सीताराम लालस। उनके द्वारा कौन सी रचना की गई? कौन सी रचनाएं उनके द्वारा की गई? तो सीताराम लालस। कौन साहित्यकार? सीताराम लालस। अब इनके द्वारा कौन सी रचनाएं की गई? तो सबसे पहले इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है राजस्थानी भाषा का पाणिनि। क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का पाणिनि। राजस्थानी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। किन्हें? सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। कहा जाता है राजस्थानी भाषा की मसाल, राजस्थानी भाषा की जुबान की मसाल इन्हें कहा जाता है। राजस्थानी भाषा की मसाल, राजस्थानी भाषा की जुबान की मसाल भी नहीं कहा जाता है।
राजस्थानी भाषा की मिसाल राजस्थानी भाषा की जुबान की मिसाल भी नहीं कहा जाता है, जुबान की मिसाल भी कहा जाता है, मिसाल भी कहा जाता है कि सीताराम लालच को कहा जाता है। अभी राजस्थानी भाषा की जो जुबान की मिसाल है किसमें कहा गया है इनको, तो जो एनकोसाइक्लोपीडिया है उसमें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका इसमें कहा गया है इनको राजस्थानी भाषा की मिसाल, राजस्थानी भाषा की जुबान की मिसाल किसमें कहा गया, तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में इनको राजस्थानी भाषा की मिसाल कहा गया। किसमें कहा गया, तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, ब्रिटेनिका में कहा गया। क्या कहा गया इसमें, तो इसमें जो सीताराम लालच है उनको राजस्थानी भाषा की जुबान की मिसाल कहा गया, किन्हें, सीताराम लालच को। किसमें कहा गया, तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में इन्हें जुबान की मिसाल कहा गया। अब जो सीताराम लालच है इनको 1977 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सीताराम लालच को 1977 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1977 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया किनको, सीताराम लालच को। किन्हें सम्मानित किया गया, तो सीताराम लालच को 1977 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, सीताराम लालच की रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी रचनाओं में राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सबसे बड़ी रचना कौन सी है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। इनकी रचना कौन सी है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश रचना। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, ये इनकी रचना है, कौन सी, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। किसकी, सीताराम लालच की, जिसमें कितने खंड बताए गए हैं, तो इसमें 10 खंड और 2 लाख शब्द बताए गए हैं। किसमें, इस शब्दकोश में कितने शब्द है, 2 लाख शब्द, और खंड कितने हैं, 10 खंड है, 2 लाख शब्द और 10 खंड, 10 खंड और 2 लाख शब्द। किसमें, जो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है सीताराम लालच द्वारा जो रचना की गई राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, इसमें 10 खंड और 2 लाख शब्द है, 10 खंड और 2 लाख शब्द है। ये आपको ये मेरी छाया दिख रही होगी ना इस बोर्ड के ऊपर, ये शायद इस लाइट की वजह से हो रही है, तो आपको दिखाई तो दे रहा है ना सामने से, मुझे दिखाई नहीं दे रहा ऐसा, देख लेते हैं, किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है इसमें 10 खंड और 2 लाख शब्द है, तो ये रहा सीताराम लालच। सीताराम लालच को राजस्थानी भाषा का पाणिनि कहा जाता है, राजस्थानी भाषा की मिसाल कहा जाता है, राजस्थानी भाषा की जुबान की मिसाल कहा जाता है। अब किसमें कहा गया, तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में इन्हें राजस्थानी भाषा की जुबान की मिसाल कहा गया। 1977 में इनको पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ और इनकी रचना थी राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, जिसमें 10 खंड और 2 लाख शब्द है, 2 लाख शब्द है। तो ये रहा सीताराम लालच।
अब इसके बाद में देखते हैं हम कृपाराम खेड़िया। कृपाराम खेड़िया कौन से साहित्यकार? कृपाराम खेड़िया। दोस्तों साहित्यकार है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बने हैं। रचनाएं पूछ लेता है, पद्म पुरस्कार पूछ लेता है, किसमें इनका उल्लेख किया गया है, क्या कहा गया है, ये सब इनको बारे में पूछ लेता है। अब जो नेक्स्ट साहित्यकार है वो कृपाराम खेड़िया, जो कहां से संबंधित है? खराड़ी जोधपुर से। कृपाराम खेड़िया, कृपाराम खेड़िया कहां से संबंधित है? खराड़ी जोधपुर से। खराड़ी जोधपुर से संबंधित है कौन? कृपाराम खेड़िया। इनके बारे में देखते हैं। तो कृपाराम खेड़िया को सेकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान बताया गया। जो कृपाराम खेड़िया है, इनको जो सिक्कर के राजा थे कौन? लक्ष्मण सिंह, उनके दरबारी विद्वान बताया गया। किनको? कृपाराम खेड़िया को। इसमें क्या इंक डालनी पड़ती है बार बार, फिर तभी तो काम करेगा बोर्ड पे। और ये सब आपके नोट्स बनवाने के लिए है, ये सब आपके नोट्स बनवाने के लिए इंक डालना ये सब। कृपाराम खेड़िया, एक मिनट इसके छेद कर लेते हैं। किससे करें, किससे करें? इससे करते हैं, एक मिनट रुकिए। इंक के बिना नहीं चलती है, इंक के बिना नहीं चलती है, इंक होना जरूरी है। कैसे चलेगा इंक के बिना, बताओ आप? नहीं हो रहा, छेद नहीं हो रहा इसमें। बड़ा मुश्किल है, पता नहीं छेद नहीं हुआ था इसमें। तो ये कृपाराम खेड़िया है, ये कहां से संबंधित है? ये खराड़ी जोधपुर से संबंधित है। कहां से? खराड़ी जोधपुर से संबंधित है कौन? कृपाराम खेड़िया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। जो साहित्यकार हमारे, जो हम जो बड़े बड़े साहित्यकार है, जो प्रसिद्ध साहित्यकार है, उनके बारे में पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कई बार। लेकिन जो साहित्यकार ऐसे हैं जिनके बारे में हम उनको टच नहीं कर पाते, तो उनके बारे में क्वेश्चन बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जो कृपाराम खेड़िया ये कहां से संबंधित है? खिराड़ी जोधपुर से संबंधित है। और किनके दरबार में थे? तो इस सिक्कर के राव राजा जो लक्ष्मण सिंह थे, उनके दरबारी विद्वान थे कौन? कृपाराम खेड़िया। सिक्कर के सिक्कर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे कौन? कृपाराम खेड़िया। जो लक्ष्मण के सिक्कर के जो राजा थे, राव राजा, उनके दरबारी विद्वान थे कौन? कृपाराम खेड़िया। और क्या था? तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध रचना जो आपने सुना भी होगा, रजियारा सोरठा। रजियारा सोरठा इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रजियारा सोरठा रचना। रजियारा सोरठा। रा सोरठा, ये इनकी क्या है? ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। किनकी? कृपाराम कृपाराम खेड़िया की प्रसिद्ध रचना है। कौन सी? रजियारा सोरठा। जिसमें कितने सोट हैं? जिसमें 175 सोट हैं। कितने सोट है इसमें? 175 सोट है। 175 सोट है।
इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि रजियारा सोरठा किनकी रचना है। तो किनकी रचना है? कृपाराम खेड़िया की रचना है। कितने सोर्ट है इसके अंदर? 175 सोर्ट है। अब ये जो रजियारा सोरठा है ये किसके ऊपर है? किसके ऊपर कृपाराम खेड़िया ने किसको आधार बनाकर इसकी रचना की गई? तो जो कृपाराम खेड़िया है इसका जो नौकर था, इनका जो नौकर था उनके ऊपर जो ये सोर्ट लिखे गए, ये जो रचना है ये की गई किसके ऊपर? जो कृपाराम खेड़िया का नौकर था उसके ऊपर इसकी रचना की गई। किसके द्वारा? कृपाराम खेड़िया के द्वारा। यानी इसमें इसमें या फिर इसकी रचना कृपाराम खेड़िया ने अपने नौकर को आधार बनाकर किया। आधार बनाकर कि किसकी रचना? रजियारा सोरठा की रचना कृपाराम खेड़िया ने अपने नौकर को आधार बनाकर किया। किस रचना को? रजियारा सोरठा, जिसमें कितने सोर्ट हैं? जिसमें 175 सोर्ट हैं। अब देखते हैं जो छोटे छोटे जो भी साहित्यकार हुए जिनकी जो रचनाएं उनके बारे में। साहित्यकार का नाम देखेंगे और रचना देखेंगे, साहित्यकार का नाम देखेंगे और रचना देखेंगे। तो ये कृपाराम खेड़िया हमने पढ़ लिया, कहां से संबंधित थे? खिराड़ी जोधपुर से। किनके दरबार में? तो करके जो राव राजा लक्ष्मण सिंह उनके दरबार में ये विद्वान थे। इनकी रचना कौन सी थी? तो इनकी रचना थी रजियारा सोरठा, जिसमें कितने सोर्ट थे? उसमें 175 सोर्ट थे। कितने सोर्ट थे? 175 सोर्ट। और इस रचना में किसके बारे में बताया गया है? कृपाराम खेड़िया ने किसके बारे में बताया? तो कृपाराम खेड़िया का जो नौकर था उसके बारे में इस रचना में बताया गया है। अब जो नेक्स्ट साहित्यकार है वो कौन से हैं? नेक्स्ट साहित्यकार कौन से हैं? तो खेत सांडू। ये साहित्यकार है। इनकी रचना कौन सी है? तो बासा भारत इनकी रचना है। खेत नाम लिखेंगे, रचना लिखेंगे। खेत साडू साडू इनकी रचना कौन सी है? तो जो इनकी रचना है वो है भाषा भारत। भाषा भारत जो महाभारत का डिंगल अनुवाद है, महाभारत का डिंगल अनुवाद है। भाषा भारत रचना कौन सी है? भाषा भारत। भाषा भारत ये महाभारत का जो महाभारत है उसका डिंगल शैली में अनुवाद है। महाभारत का डिंगल अनुवाद। महाभारत का डिंगल अनुवाद कौन सी? भाषा भारत। किसके द्वारा लिखी गई? तो खेसी साडू के द्वारा लिखी गई। दूसरा कौन सा है? मुरारीदास। मुरारीदास दूसरा कौन सा है? मुरारीदास। इनकी रचना क्या है? जसवंत जसो भूषण। मुरारी दास इनकी रचना कौन सी है? जसवंत जसो भूषण। जसवंत जसो भूषण इनकी रचना कौन सी है? जसवंत जसो भूषण। जोधपुर के जसवंत सिंह सेकंड के ये दरबारी विद्वान थे। मुरारीदास जोधपुर के जो शासक था जसवंत सिंह सेकंड उनके दरबारी विद्वान थे। तो लिख लो इसको भी एक लाइन। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान थे। जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी
विद्वान थे, विद्वान थे। कौन? मुरारीदास। कौन थे? मुरारीदास। और कौन है? तो और है जान कबीर। जान कबीर जिसने जिनकी रचना थी कायम रासो। जान कबीर जिनकी रचना थी कायम रासो। साहित्यकार जान कबीर। जान कबीर जिनकी रचना कौन सी थी? कायम। इनको क्या कहते हैं? न्यामत खा। न्यामत खा भी कहते हैं इनको। न्यामत खा भी कहते हैं इनको। इनकी रचना कौन सी थी? कायम रासो। कायम रासो इनकी रचना थी कायम रासो। नेक्स्ट कौन है? तो श्रीधर। नेक्स्ट कौन है? श्रीधर जिनकी रचना कौन सी थी? रणमल छंद। श्रीधर इनकी रचना कौन सी थी? तो छंद, रणमल छंद। रणमल छंद इनकी रचना थी। किनकी? श्रीधर की। रणमल छंद में क्या बताया गया है? तो जो ईडर का राजा था, ईडर कहाँ है अभी? गुजरात में। कहाँ था? गुजरात में। तो ईडर के राजा के बारे में इसके उल्लेख किया गया। किसने? रणमल छंद में। किसने? श्रीधर ने। ईडर के राजा का उल्लेख। इधर के राजा का उल्लेख। ईडर कहाँ है? गुजरात में। तो ईडर के राजा का उल्लेख है किसमें? श्रीधर की जो रचना है रणमल छंद, उसमें ईडर के राजा का उल्लेख है। और कौन सी है? तो और है कौन से? जोगीदास। जोगीदास जिनकी रचना कौन सी थी? हरिपिंगल प्रबंध। जोगीदास इनकी रचना कौन सी थी? हरिपिंगल प्रबंध। हरिपिंगल प्रबंध इनकी रचना कौन सी थी? हरिपिंगल प्रबंध। हरिपिंगल प्रबंध में प्रतापगढ़ के राजा जो हरि सिंह थे उनका वर्णन है। किसमें? हरिपिंगल प्रबंध में किनका वर्णन है? तो प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह का वर्णन है। प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह का वर्णन है। प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह का वर्णन। वर्णन किसमें? हरिपिंगल प्रबंध में। किनकी रचना थी? जोगीदास की रचना थी। तो ये रचना हमने देखी। खे से सांडू की रचना देखी, मुरारीदास की देखी, जान कवि की देखी, श्रीधर की देखी और जोगीदास की देखी। जोगीदास की देखी। खे से सांडू की हमने देखी बासा भारत, जो कि महाभारत का डिमोशनी में अनुवाद था। मुरारीदास की हमने देखी जसवंत जसवंत भूषण, जिसमें जोधपुर के मुरारीदास की रचना थी जसवंत जसोभूषण, ये इनकी रचना थी। और जो मुरारीदास थे जोधपुर महाराजा के क्या थे? जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। जान कवि थे जिनको क्या कहते हैं? नियामत खा भी कहते हैं। इनकी रचना कौन सी थी? कायम रासो। श्रीधर जिनकी रचना थी रणमल छंद। रणमल छंद में ईडर के जो शासक हुए उनका उल्लेख है। जोगीदास की रचना थी हरिपिंगल प्रबंध, जिसमें प्रतापगढ़ के जो राजा हरि सिंह उनका वर्णन है। अब जो आगे और कौन सा है? तो आगे और उमरदान। आगे कौन सा है? साहित्यकार उमरदान। उमरदान उमरदान इनकी रचना कौन सी थी? तो उमरदान जो थे इनकी रचना थी कौन सी? एक तो अमर्रा ओगण। कौन सी रचना थी? अमर्रा ओगण। अमर रा
ओगण। एक तो ये रचना थी इनकी कौन सी, अमर्रा ओगण, दादूरा दोष और भजनरी महिमा। दादूरा दोष और भजनरी महिमा। दादूरा दोष और भजनरी महिमा, ये इनकी रचनाएं थी। और जो उमरदान है, इन्होंने दादू दयाल की क्या की, आलोचना भी की है। किन्होंने, अमरदान ने, जो दादूबंत संप्रदाय है, दादूबंत संप्रदाय की क्या की है, आलोचना की है। उमरदान ने दादूपंथी संप्रदाय की आलोचना की है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से साहित्यकार दादूपंथी आलोचक हैं, कौन से साहित्यकार दादूपंथी आलोचक है, तो कौन से, उमरदान। कौन से, उमरदान। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो अमरदास राव ओगण, दादू दादोस और भंजनरी महिमा इनकी रचनाएं हैं। अब आगे कौन से, तो आगे याग्वेंद्र शर्मा, याग्वेंद्र शर्मा, याग्वेंद्र शर्मा, शर्मा। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं चंद्र, इन्हें चंद्र भी कहा जाता है। ये कहां से संबंधित है, बीकानेर से। बीकानेर से संबंधित थे कौन सी, याग्वेंद्र शर्मा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी रचनाएं है वो सामंत इतिहास पर लिखी गई है। इनकी रचनाएं, जो भी किताबें इनके द्वारा लिखी गई वो किस पर लिखी गई, सामंती इतिहास पर लिखी गई है। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई वो किस पर, सामंती इतिहास पर लिखी गई। इनके द्वारा किताबें सामंती इतिहास पर लिखी गई। इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई वो किस पर लिखी गई, सामंती इतिहास पर लिखी गई। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, याग्वेंद्र शर्मा की, जिन्हें हम प्यार से कहते चंद्र, तो उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी रचनाएं ताशो घर, मेहंदी के फूल, जमारो, ताशो घर, मेहंदी के फूल, जमारो रचनाएं। ताशरो घर, मेहंदी के फूल, जमारो, ताशो घर, मेहंदी के फूल, मेहंदी के फूल, जमारो, हजार घोड़ों का स्वपर, जनानी ड्योढ़ी, हजार घोड़ों का सफर, जनानी ड्योढ़ी, हजार घोड़ों का सफर, जनानी ड्योढ़ी और हूं गोरी किन पेवरी, हूं गोरी किन पेवरी। ये इनकी कहती है, इनकी रचनाएं थी, क्योंकि याग्वेंद्र शर्मा की रचनाएं थी कौन कौन सी, तो ताशरो घर, मेहंदी के फूल, जमारो, हजार घोड़ों का स्वपर, जनानी ड्योढ़ी और हूं गोरी किन पेवरी, ये इनकी रचनाएं थी। क्योंकि याग्वेंद्र शर्मा की, याग्वेंद्र शर्मा की जो किताबें लिखी गई वो किसको लेकर थी, तो वो सामंती इतिहास को लेकर इनकी किताबें लिखी गई। तो ये थे याग्वेंद्र शर्मा, ये थे
याज्ञवेंद्र शर्मा। अब इनके बाद में और साहित्यकार है वो देखते हैं तो कौन से? नारायण सिंह भाटी। नारायण सिंह भाटी। नारायण सिंह भाटी। नारायण सिंह भाटी। इनके बारे में देखते हैं तो नारायण सिंह की भाटी की रचनाएं कौन कौन सी थी? इनकी रचनाएं कौन कौन सी? तो मेरो ओल्यू, परमवीर, दुर्गादास, ये इनकी क्या थी रचनाएं? रचनाएं तो मीरो, ओल्यू, दुर्गादास, मीरो, ओल्यू, दुर्गादास, परमवीर, मीरो, ओल्यू, दुर्गादास, परमवीर और बरसा बरसा डिगोडा डूंगर लोगिया, ये इनकी क्या थी रचना? बरसा डिगोडा डूंगर लोगिया, ये इनकी रचनाएं थी क्योंकि नारायण दास भाटी की। तो ये नारायण दास भाटी की रचनाएं थी, मेरो, ओलियो, दुर्गादास, परमवीर और बरसा डिगोडा डूंगर लोगिया, ये इनकी क्या थी? ये इनकी रचनाएं थी। ये रचना एक ही है, ये रचना एक ही है। तो ये इनकी रचनाएं थी, मेरो, ओलियो, दुर्गादास, परमवीर और बरसा डिगोडा डूंगर लोगिया, ये इनकी रचनाएं थी। अब इनके बारे में देखते हैं। नयनचंद्र सूरी, नयनचंद्र सूरी, जिनकी कौन सी रचना कौन सी थी? हमीर महाकाव्य। नाम लिखेंगे साहित्यकार और रचना का। अन्य में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी उनको देख लेते हैं। नयनचंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, इनकी रचना थी हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, इनकी रचना कौन सी थी? हमीर महाकाव्य। सारंगधर, इनकी रचना कौन सी थी? हमीर रासो। सारंगधर, हमीर रासो। इनकी रचना कौन सी थी? हमीर रासो। जोधराज, इनकी रचना कौन सी थी? जोधराज की, तो जोधराज की रचना भी कौन सी थी? हमीर रासो। कौन सी थी? हमीर रासो, जिसे किस भाषा में लिखा गया? तो अहरवाटी भाषा में लिखा गया। जोधराज की रचना कौन सी थी? हमीर रासो। हमीर रासो, अहिर वाटी भाषा में लिखा गया। अहिर वाटी भाषा में लिखा गया। अहिर वाटी भाषा में लिखा गया। किसकी रचना? जोधराज की रचना को। जोधराज की रचना थी हमीर रासो, इसको अहिर वाटी भाषा में लिखा गया। ये जो जोधराज है, ये नेम का थाना का जो शासक था, कौन सा? चंद्रभान, उनका दरबारी विद्वान था। ये जोधराज लिख लो साथ में। नीम का थाना शासक चंद्रभान का दरबारी विद्वान था। दरबारी विद्वान था कौन? जोधराज। कौन था?
जोधराज। अब इसके बाद में चंद्रशेखर, जो आपने सुना भी होगा चंद्रशेखर को, सुजन चरित्र और हमीरहट के लिए। हमीरहट आपने देखा होगा ना, किनके बारे में, महाराजा महाराणा हम्मीर के बारे में। वो इनका एक दोहा प्रचलित था, कौन सा, तेरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार। सिंह सुवन सतपुर वचन कदली फलत एक बार, तेरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार। सिंह सुवन सतपुर वचन कदली फलत एक बार, तेरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार। तो वो हमीरहट किसने लिखी, वो हमीरहट लिखी चंद्रशेखर ने। किसने, चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर सबसे पहले लिखी सुजन चरित्र, सुजन चरित्र, और फिर हमीरहट। हमीरहट हमीरहट तो आपने देखा होगा, जब राजवंश पढ़ा होगा तो, और नहीं पढ़ा हो तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, महाराणा हम्मीर के बारे में। तो उन महाराणा हम्मीर के बारे में बताया गया कि उनके द्वारा जब हट ठान ली जाती थी, भाई किसी कार्य को करना है तो करना है, तो हट उनकी इतनी प्रचलित थी कि उनके ऊपर हमीरहट नामक काव्य लिखा गया, हमीरहट नामक रचना की गई। किसके द्वारा, चंद्रशेखर के द्वारा। कहा जाता है ना, वो उनके लिए दोहा है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कतली फलत एक बार, हमीरहट तेरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार। तो ये था हमीरहट, किसके द्वारा लिखी गई, चंद्रशेखर के द्वारा। अब कौन है, तो नेक्स्ट है गिरधर आसिया। गिरधर आसिया, गिरधर आसिया, गिरधर आसिया, गिरधर आसिया। इनके द्वारा कौन सी रचना की गई, तो संगत रासो इनके द्वारा लिखी गई। संगत रासो इनके द्वारा लिखी गई। संगत रासो, जिसमें किसका है, शक्ति सिंह का उल्लेख, शक्ति सिंह का उल्लेख। संगत रासो इनके द्वारा लिखी गई। किनके द्वारा, गिरधर आसिया के द्वारा। दलपत विजय, दलपत विजय, दलपत विजय के द्वारा कौन सी रचना की गई, कुमार रासो। दलपत विजय, दलपत विजय, खुमान रासो, खुमान रासो, खुमान रासो किसके द्वारा लिखी गई, तो दलपत विजय के द्वारा खुमान रासो लिखी गई। खुमान रासो लिखी गई। दलपत विजय इनके द्वारा खुमान रासो लिखी गई। तो इसमें खुमान रासो में किनका उल्लेख मिलता है, तो बप्पा रावल से लेकर, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इसमें उल्लेख मिलता है। किसमें, खुमान रासो में। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का उल्लेख इसमें मिलता है, खुमान रासो में। अब इसके बाद में देखते हैं और कौन सा है, तो इसके बाद में दयाल, दयाल जिनके द्वारा राणा रासो लिखी गई। दयाल के द्वारा राणा रासो लिखी गई। दयाल इनके द्वारा कौन सी लिखी गई, राणा रासो। दयाल के द्वारा रचना थी, कौन सी थी, राणा रासो लिखी गई। किनके द्वारा, दयाल के द्वारा, राणा रासो में। अब राणा जो खुमान रासो है उसमें तो मिलता है बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का उल्लेख इसमें, और जो राणा रासो है इसमें मिलता है बप्पा रावल से लेकर जय सिंह तक का उल्लेख मिलता है। बप्पा रावल से लेकर जय सिंह तक का उल्लेख मिलता है, किसमें, राणो रासो में। जबकि खुमान रासो में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का उल्लेख मिलता है। तो ये हमारे जो साहित्यकार हुए, नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य लिखा गया, सारंगधर हमीर रासो लिखा गया, जोधराज हमीर रासो लिखा गया अहर वाटी भाषा में। और ये नेम कथा शासक था कौन सा, चंद्रभान, उनके दरबारी विद्वान थे कौन, जोधराज साहित्यकार।
चंद्रशेखर, सुजन चरित्र और हम्मीर हट इनके द्वारा लिखी गई। गिरध राशि या संगत राशि इनके द्वारा लिखी गई, जिसमें किसका वर्णन सत्य सिंह का उल्लेख मिलता है। दलपति विजय खुनमान रासो लिखी गई। दलपति विजय जो खुनमान रासो लिखी गई। अब खुनमान रासो में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का उल्लेख मिलता है। मेवाड़ के शासक है ना, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का उल्लेख मिलता है। दयाल रासो तो दयाल के द्वारा राणा रासो लिखी गई। अब राणा रासो में बप्पा रावल से लेकर जय सिंह तक का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में देखते हैं और कौन से हैं, तो इसके बाद देखते हैं नल सिंह। नल सिंह नल सिंह नल सिंह नल सिंह इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई, कौन सी रचना की गई, तो नल सिंह के द्वारा विजयपाल रासो लिखी गई। विजयपाल रासो की रचना की गई। विजयपाल रासो विजयपाल रासो विजयपाल रासो किसके द्वारा, नल सिंह के द्वारा विजयपाल रासो। विजयपाल रासो में क्या बताया गया है, तो बयाना दुर्ग के बारे में बताया गया है। किसमें, विजयपाल रासो में बयाना दुर्ग के बारे में बताया गया है। और इसके अनुसार बयाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, विजयपाल ने करवाया। इसके अनुसार बयाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, विजयपाल के द्वारा करवाया गया। तो इसमें लिख लो, विजयपाल रासो में बयाना दुर्ग के बारे में बताया गया। बयाना दुर्ग के बारे में बताया गया। और बयाना दुर्ग का निर्माण विजयपाल द्वारा किया गया। बयाना दुर्ग का निर्माण विजयपाल के द्वारा किया गया। किसमें, विजयपाल रासो में। किसके द्वारा लिखी, तो नल सिंह के द्वारा लिखी गई। अब इसके बाद में देखते हैं कवि कल्लोल। कवि कल्लोल कवि कल्लोल इनके द्वारा किसकी रचना की गई, तो डोला मारूरा दुआ। डोला मारूरा दुआ डोला मारूरा दुआ दुआ इन किसकी रचना की गई, किस नाम से की गई, डोला मारूरा दुआ। इसके बाद में देखते हैं कुशल लाभ। कुशल लाभ के द्वारा डोला मारूरी चौपाई नामक रचना की गई। कुशल लाभ कुशल लाभ के द्वारा डोला मारूरी चौपाई डोला मारूरी चौपाई डोला मारूरी चौपाई की रचना की गई। किनके द्वारा, कुशल लाभ के द्वारा। उसके बाद में देखते हैं केशवदास गांडव। केशवदास गांडव तो ये देखा हम नल सिंह, विजयपाल रासो, जिसमें क्या दे रखा है, तो बयाना दुर्ग के बारे में बताया गया है कि बयाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। उसके बाद में देखा कवि कल्लोल, तो ढोला मारूरा दुआ उसके द्वारा रचित रचना है। कौन सी, कवि कल्लोल के द्वारा ढोला मारूरा दुआ रचना की गई। कुशल लाभ के द्वारा डोला मारूरी चौपाई नामक रचना की गई। अब इसके बाद में देखते हैं हम कौन सा, केशवदास गांडव। केशवदास गांडव केशवदास गांडव केशव दास
इनके द्वारा कौन सी रचना की गई? तो केशव दास गांडव के द्वारा रचना की गई गजगुण रूपक और अमर सिंह रा दुआ। गजगुण रूपक और अमर सिंह रा दुआ। गज गुण रूपक और दूसरी कौन सी? अमर सिंह रा दुआ। सिंह रा दुआ। ये इनकी क्या है? ये इनकी रचनाएं हैं। किनकी? केशवदास गांडव की ये रचनाएं हैं। तो अब नाम से पता चल रहा है कि गजगुण रूपक में गज सिंह का उल्लेख और अमर सिंह रा दुआ में अमर सिंह का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में कौन सा है? तो इसके बाद में जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट। इसके बाद में जगजीवन भट्ट। जग जीवन भट्ट। इनके द्वारा कौन सी रचना? तो अजितोदय इनके द्वारा रचना की गई। अजितोदय दे नामक इनकी रचना की गई। इनके द्वारा रचना की गई कौन सी? अजितोदय। जो किनके बारे में? तो नाम से पता चल रहा है कि अजित सिंह के बारे में इनका उल्लेख है। इस रचना में किनका उल्लेख है? तो अजित सिंह का उल्लेख है। अब इसके बाद में कौन सा है? तो इसके बाद में जग्गा खिड़िया। जग्गा खिड़िया जिनके द्वारा रचना कौन सी थी? तो रचना थी वतनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दासोत्री। इनके द्वारा जो जग्गा खिड़िया है, इनके द्वारा जो रचना है वो थी कौन सी? तो इनकी रचना थी वतनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दासोत्री। महेश दासोत्री। जग्गा खिड़िया। पहले देखा हमने कृपाराम खेड़िया, अब जग्गा खेड़िया। तो इनके द्वारा जो रचना थी वो थी वचनिका। वचनिका राठौड़, महेश दासोत्री। ये इनकी कहते हैं, ये इनकी रचना थी कौन सी? वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दासोत्री। रतन सिंह करो, रतन सिंह वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दासोत्री। ये इनकी कहती है, ये इनकी रचना थी। किनकी? जग्गा खिड़िया की। जग्गा खिड़िया की ये रचना थी कौन सी? वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दासोत्री। अभी जो रतन सिंह था ये कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का शासक था? ये था रतलाम का शासक। कहाँ का? रतलाम का शासक। रतन सिंह ये कहाँ का था? रतलाम का शासक। रतलाम का शासक था कौन? रतन सिंह। अब इसके बाद में देखते हैं रागे राघव। इसके बाद में रागे राघव। तो ये हमने देखा साहित्यकार केशवदास गांडव, जिनकी रचना थी गजगुण रूपक, अमर सिंह रादुआ, जिसमें गजगुण रूपक में इसमें गज सिंह का उल्लेख है, अमर सिंह रादुआ में अमर सिंह का उल्लेख है। जगजीवन भट्ट की रचना थी अजितोदय, जिसमें किसका उल्लेख है? अजित सिंह का उल्लेख है। जग्गा खिड़िया की रचना है वचनिका राठौड़, रतन सिंह, वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दासोत्री। जिसमें जो रतन सिंह है वो कहाँ का शासक है? रतलाम का शासक है। अब इसके बाद में देखते हैं रागे राघव। जो साहित्यकार हुए कौन है? रागे राघव। रागे राघव। रागे राघव। इनकी रचना कौन कौन सी थी? रागे राघव की रचना कौन कौन सी थी? तो इनकी रचना थी घरौंद काका, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज। घरौंद काका, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज। इनकी रचनाएं थी। घरौंद काका, कब तक पुकारूं, कब तक
आखिरी आवाज। ये इनकी रचनाएं थी। क्योंकि रागे रागों की कौन कौन सी? घरौंद, काका, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज। कब तक पुकार और आखिरी आवाज, ये इनकी क्या थी? इनकी रचनाएं थी। किनकी? रागे और रागों की। अब इनके बाद में कौन सा साहित्यकार हुआ? तो वह जोर खा मेहर। जोर खा मेहर। जोहर खा मेहर। मेहर। जोहर खा मेहर, ये साहित्यकार हुआ। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो घर कुचा घर कोसा, ये इनकी रचना है। अर्जुन आड़ी आंख, ये दो रचनाएं इनकी। घर कुचा घर कोसा। घर कुचा घर कोसा। और दूसरी कौन सी है? अर्जुन वाली आंख। अर्जुन वाली आंख, ये इनकी दो रचनाएं थी। कौन की? जूरखा मेहर की दो रचनाएं थी। कौन सी? घर कुचा घर कोसा। और दूसरी कौन सी थी? अर्जुन वाली आंख। अर्जुन वाली आंख। इसके बाद में गौरी शंकर ओझा। इनके बाद में गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा की कौन सी रचना थी? दिखाई दे रहा ना गौरी शंकर ओझा। तो गौरी शंकर ओझा की रचनाएं थी प्राचीन लिपिमाला, राजपुताना का इतिहास, जेम्स टोड का जीवन चरित्र। कौन कौन सी रचना थी? प्राचीन लिपिमाला, प्राचीन लिपिमाला, कर्नल या फिर जेम्स टोड का जीवन चरित्र। जेम्स टोड का जीवन चरित्र। और कौन सी है? राजपुताना का इतिहास। राजपुताना का इतिहास। राजपुताना का इतिहास, ये इनकी रचना है। किनकी? गौरीशंकर ओझा की ये रचना है। कौन कौन सी? प्राचीन इतिहास, प्राचीन लिपिमाला, जेम्स टोड का जीवन चरित्र और राजपुताना का इतिहास। तो दोस्तों, ये जो हमारे साहित्यकार है, इनमें हमने देखा एक साहित्यकार और वो देख लेते हैं। वो कौन सा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनकी रचना थी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी रचना थी। उसने कहा था, उसने कहा था। तो ये उनकी रचना थी। तो ये हमने देखा साहित्यकार, ये हमने राजस्थान के साहित्यकार देखे। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। आपने हमारे जो साथ समय बिताया उसके लिए धन्यवाद। आप जो आपका जो गोल है, आपका जो आपने लक्ष्य बना रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ के साथ ही आप नोट्स भी बना रहे होंगे बार बार रिवीजन करने के लिए। दोस्तों, कड़ी मेहनत और लगन के साथ ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और हाँ, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ये है पक्का। उसको छोड़ने नहीं। कहा था ना किसने? दशरथ मांझी ने, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी के साथ अलविदा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हम लोक देवी देवता, लोक देवी देवता के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार में विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।